राजपूत एंड मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ कर्तव्य आईएएस नर्सिंग चैनल में। तो आइए हम सब जुड़ते हैं इस कर्तव्य नर्सिंग चैनल के साथ और आप हमारे साथ इसी प्रकार बने रहें। तो आज जो मेरा टॉपिक है वह पीडियाट्रिक है, जो मेरा सब्जेक्ट रहेगा वह पीडिया रहेगा और आज की जो क्लासेस रहेगी वह हमारे पीडिया के इंट्रोडक्शन के ऊपर रहेगी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ जो हमारा सब्जेक्ट पीडिया है इसमें हम चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग यानी कि चिल्ड्रंस के बारे में, यानी कि न्यू बॉर्न बेबी से लेकर के एडोलसेंस एज तक की चिल्ड्रंस के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो ये जो वर्ड है पीडियाट्रिक्स, ये पीडियाट्रिक्स जो वर्ड है वह ग्रीक वर्ड से लिया गया है, यानी कि जो पीडियाट्रिक्स है वह हमारा ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसमें पीडिया का जो मीन्स होता है, पीडिया का अर्थ होता है चाइल्ड, पीडिया का मतलब होता है चाइल्ड और इट्रिक्स का मीन्स होता है ट्रीटमेंट और इक्स का मतलब होता है ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, यानी कि ये मेडिकल साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम किसी भी चाइल्ड के हेल्थ केयर और इलनेस का ट्रीटमेंट करते हैं। यानी कि पीडिया के अंदर हम सिर्फ उन्हीं चिल्ड्रंस को ट्रीटमेंट नहीं देते जो किसी प्रकार की इलनेस से सफ़र कर रहे होते हैं, बल्कि किसी हेल्दी चिल्ड्रन को भी केयर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है हमारा फादर ऑफ पीडियाट्रिक। तो हमारे फादर ऑफ पीडियाट्रिक कौन है? अब्राहम जैकोबी, यानी कि हमारे जो पीडिया के फादर के नाम से जाने जाते हैं वो कौन है? हमारे अब्राहम जैकोबी को फादर ऑफ पीडियाट्रिक के नाम से जाना जाता है। और पीडियाट्रिक्स के अंदर जो हम केयर प्रोवाइड करते हैं वह फ्रॉम टू कॉन्सेप्शन टू एडोलसेंस एज, यानी कि जो भी हम केयर प्रोवाइड करेंगे वह कॉन्सेप्शन से लेकर के एडोलसेंस एज तक केयर प्रोवाइड करेंगे। कॉन्सेप्शन का मतलब है जब भी कोई महिला या फिर कोई फीमेल कॉन्सेप्शन यानी कि गर्भ को धारण करती है, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ से लेकर के एक्स्ट्रा यूट्राइन ग्रोथ तक की जो भी केयर होगी वह हम पीडियाट्रिक के अंतर्गत प्रोवाइड करेंगे। कॉन्सेप्शन फ्रॉम 16 ईयर डेवलप कंट्री एंड 18 ईयर डेवलपिंग कंट्री, यानी कि जो भी केयर हम पीडिया के अंदर प्रोवाइड करते हैं, अगर कोई डेवलप कंट्री है तो वहाँ पर हम 16 ईयर एज तक केयर प्रोवाइड करेंगे। 16 ईयर एज तक हम केयर प्रोवाइड करेंगे किन एरियाज में? डेवलपिंग कंट्री, जैसे कि यूएसए, जापान, जो कि डेवलप हो चुकी हैं, और डेवलपिंग कंट्री जो कि अभी डेवलप कर रही हैं, उन एरियाज में हम 18 ईयर एज तक केयर प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट हम केयर की बात करते हैं तो हम पीडिया के अंदर कितने टाइप्स में केयर प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि प्रिवेंटिव केयर, प्रमोटिव केयर और क्यूरेटिव केयर और रिहैबिलिटेटिव केयर। ये सभी केयर हम जो नेक्स्ट क्लास में ये सारी डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। तो अभी हम सिर्फ इतना जानेंगे कि जो पीडिया के अंदर हम केयर प्रोवाइड करने वाले हैं वो कौन कौन सी केयर है? प्रिवेंटिव केयर, प्रमोटिव केयर और क्यूरेटिव केयर और रिहैबिलिटेटिव केयर। अब हम पीडिया में केयर को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, यानी कि जो स्टेजेस होंगी वह केयर की हमारी दो टाइप से हम इसके अंदर केयर प्रोवाइड करेंगे, एक इंट्रा यूटेराइन केयर और एक एक्स्ट्रा यूटेराइन केयर। इंट्रा यूटेराइन केयर का मीन्स होता है जब बेबी मदर के इंट्रा यूटेराइन यानी यूटेरस के अंदर जो ग्रोथ कर रहा होता है उस केयर को हम या फिर उस ग्रोथ को हम इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ के नाम से जानते हैं, और उस टाइम जो हम केयर प्रोवाइड करते हैं उसे हम इंट्रा यूटेराइन केयर के नाम से जानते हैं। और एक्स्ट्रा यूटेराइन केयर का मतलब होता है आफ्टर बर्थ बेबी, जो भी केयर हम प्रोवाइड करते हैं उसे हम किसके अंतर्गत रखते हैं? एक्स्ट्रा यूटेराइन केयर के अंतर्गत रखते हैं। तो हम देखेंगे पीडियाट्रिक्स में जो केयर हम 2 स्टेज में प्रोवाइड कर रहे हैं। इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ, जो बेबी की इंट्रा यूटेराइन ग्रोथ होती है, इसमें हम देखते हैं 0 to 2 वीक तक बेबी को हम जायगोट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? 0 to 2 वीक तक हम बेबी को जायगोट के नाम से जानेंगे, और 2 to 8 वीक तक हम बेबी को एम्ब्रियोज के नाम से जानेंगे। किसके नाम से? एम्ब्रियोज के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट हमारा
8 से 40 वीक्स यानी कि 8 से 40 वीक्स एज तक हम बेबी को फीटस के नाम से जानते हैं। 40 वीक्स बेबी की टर्म प्रेगनेंसी होती है, यानी कि 37 वीक से लेकर के 40 वीक्स तक बेबी को हम टर्म प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं। अगर इस बीच बेबी का बर्थ होता है तो इस प्रकार की प्रेगनेंसी को यानी 37 वीक्स से लेकर के 40 वीक्स प्रेगनेंसी को हम टर्म प्रेगनेंसी के नाम से जानेंगे। किसके नाम से? टर्म प्रेगनेंसी के नाम से जानेंगे। अब हम बात करते हैं बेबी के एक्स्ट्रा यूटेराइन स्टेज की, यानी कि अब हम बात करेंगे बेबी की एक्स्ट्रा यूटेराइन स्टेज के बारे में। तो बेबी की एक्स्ट्रा यूटेराइन जो स्टेज स्टार्ट होती है वह कब से स्टार्ट होती है? आफ्टर बर्थ बेबी की एक्स्ट्रा यूटेराइन ग्रोथ या स्टेज स्टार्ट होती है। इसमें हम देखेंगे अप टू 1 मंथ न्यूनेट, यानी कि अप टू 1 मंथ तक बेबी को हम किसके नाम से जानते हैं? आफ्टर बर्थ अप टू 1 मंथ तक हम बेबी को न्यूनेट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? न्यूनेट के नाम से या फिर न्यू बॉर्न बेबी के नाम से। किसके नाम से? न्यू बॉर्न बेबी के नाम से जानते हैं। न्यूनेट को हम अर्ली न्यूनेट और लेट न्यूनेट के नाम से जानते हैं, यानी कि जो हमारी न्यूनेट जो हमारा न्यू बॉर्न बेबी है इसे हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, यानी कि एक अर्ली न्यूनेट और एक लेट न्यूनेट। तो अब हम देखते हैं जो हम देख रहे हैं अर्ली न्यूनेट और हमारा लेट न्यूनेट। तो अर्ली न्यूनेट बेबी को किस एज में कहा जाता है? एट बर्थ 0 से 7 डेज तक। एट बर्थ 0 से 7 डेज तक सही मिट क्यों नहीं रहा के बारे में? यानी कि आफ्टर बर्थ 0 से 7 डेज 0 से 7 डेज तक के बेबी को हम किसके नाम से जानते हैं? अर्ली न्यूनेट के नाम से जानते हैं। और लेट न्यूनेट की अगर हम बात करें तो 7 डेज से 28 डेज, यानी कि आफ्टर बर्थ 7 डेज से लेकर के 28 डेज तक के बेबी को हम किसके नाम से जानते हैं? लेट न्यूनेट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? लेट न्यूनेट के नाम से जानते हैं। तो ये हमने बात कर ली किसके बारे में? न्यूनेट के बारे में। अर्ली न्यूनेट क्या होता है और लेट न्यूनेट क्या होता है? तो अर्ली न्यूनेट वह होता है आफ्टर बर्थ बेबी को 7 डेज तक हम अर्ली न्यूनेट और आफ्टर 7 to 28 डेज तक हम बेबी को लेट न्यूनेट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेबी के एक्स्ट्रा यूटेराइन ग्रोथ के बारे में, यानी कि अब हम बात करेंगे बेबी के एक्स्ट्रा यूटेराइन ग्रोथ के बारे में। 1 to 3 ईयर ऑफ एज तक बेबी को हम क्या बोलते हैं? टॉडलर के नाम से जानते हैं, यानी कि आफ्टर 1 ईयर मतलब जन्म के बाद 1 ईयर से लेकर के 3 ईयर एज तक के बेबी को हम किसके नाम से जानते हैं? टॉडलर के नाम से जानते हैं। टॉडलर वह चीज़ें होते हैं, टॉडलर एक ऐसी एज होती है जिसमें हमारा बेबी बोलना, बातचीत करना, इशारे और बातों को शेयर करना, लोगों के गेस्चर को समझना, गेस्चर का मतलब हाव भाव को समझना, ये सारी चीज़ें सीखता है। इस कंडीशन को हम टॉडलर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे 3 to 6 ईयर ऑफ
एज, यानी कि 3 to 6 ईयर एज तक हम बेबी को किसके नाम से जानेंगे? प्री स्कूल एज चिल्ड्रन के नाम से। इस एज में हम बेबी को प्री स्कूल चिल्ड्रन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं 6 to 12 ईयर ऑफ एज तक की बेबी को हम स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के नाम से जानते हैं। 12 to 18 ईयर ऑफ एज तक बेबी को हम एडोलसेंट के नाम से जानते हैं, यानी कि 12 से लेकर के 18 ईयर्स एज तक हम बेबी को किसके नाम से जानते हैं? एडोलसेंट के नाम से जानते हैं। और आफ्टर 18 ईयर बेबी को किसके नाम से जानते हैं? हम एडल्ट के नाम से जानते हैं। जैसे ही 18 ईयर क्रॉस हो जाती है बेबी को हम किसके नाम से जानने लगते हैं? आफ्टर 18 ईयर में हम बेबी को एडल्ट के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी की। किसके बारे में बात करेंगे हम? हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी की। वैसे तो हम पीडिया के अंदर अगर बेबी इल है या फिर किसी इलनेस की कंडीशन में है तो भी हम बेबी को केयर प्रोवाइड करते हैं, और बेबी अगर हेल्दी भी है तो भी हम उसे केयर प्रोवाइड करेंगे। तो हम बात करते हैं हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी किसे बोलते हैं, यानी कि एक हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी किस तरह का होता है और किसे बोला जाता है। तो हम देखेंगे डिलीवर्ड इन 37 to 40 वीक्स। जो भी बेबी 37 to 40 वीक्स के अंदर डिलीवर्ड होता है, इस प्रकार के बेबी को हम हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी के नाम से जानते हैं। यानी कि जो टर्म प्रेगनेंसी के अंदर जो बेबी डिलीवर हो रहा है उस बेबी को हम नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम रेस्पिरेशन स्टार्ट विद इन 30 सेकेंड आफ्टर डिलीवरी। अगर बेबी में हमें आफ्टर डिलीवरी 30 सेकेंड में ही हमें रेस्पिरेशन देखने मिल रहा है तो इस कंडीशन में हम बेबी को हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी की कैटेगरी में रखेंगे। किस कैटेगरी में रखेंगे? हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी की कैटेगरी में रखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिलीवरी विदाउट एनी एबनॉर्मलिटी। अगर हमें बिना किसी एबनॉर्मलिटी के, किसी भी प्रकार की कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी के या फिर किसी डिफॉर्मिटी के अगर हमें डिलीवरी देखने मिलती है तो इस प्रकार की डिलीवरी को हम हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी की कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम विद नॉर्मल पैरामीटर्स एंड वाइटल स्टैटिक्स। आफ्टर बर्थ अगर हमें बेबी में नॉर्मल पैरामीटर्स एंड वाइटल स्टैटिक्स देखने मिलते हैं। पैरामीटर्स का मतलब होता है जैसे कि बेबी की हेल्थ, हाइट। पैरामीटर्स का मतलब होता है जैसे बेबी की हेल्थ, हाइट, वेट, चेस्ट सर्कमफेरेंस, chest circumference and head circumference, इन सारी चीजों को मेजरमेंट करना क्या कहलाता है? पैरामीटर्स एंड वाइटल पैरामीटर्स कहलाता है। एंड वाइटल स्टैटिक्स जैसे कि हार्ट रेट हो गई, रेस्पिरेशन रेट हो गई, ये सारी चीजें हमारी किसके अंतर्गत आएंगी? वाइटल स्टैटिक्स के अंतर्गत आएंगी। तो अब हम बात करेंगे विद नॉर्मल पैरामीटर्स एंड वाइटल स्टैटिक्स के बारे में। तो नॉर्मल पैरामीटर्स मैंने आपको बताया था, यानी कि इसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे? बेबी की हेल्थ, हाइट, वेट, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। तो एक नॉर्मल बेबी का वेट कितना होता है? 2.5 to 3.9 kg एक नॉर्मल बेबी का वेट होता है। एंड अगर एवरेज की बात की जाए तो बेबी का वेट कितना होगा? 2.9 kg वेट होगा। यानी कि अगर हम नॉर्मल वेट की बात करते हैं बेबी की तो 2.5 kg to 3.9 kg वेट होता है बेबी का। और अगर हम एवरेज वेट में बात करें अगर बेबी की तो 2.9 kg वेट दिखाई देगा हमें।
और अगर 2.9 केजी से अबव अगर बेबी का वेट जाता है, यानी कि अबव 2.9 केजी वेट, अगर 2.9 केजी से अबव हमें अगर बेबी का वेट दिखाई देता है, यानी कि अगर हमें 4 केजी के समथिंग अगर बेबी का वेट दिखाई दे रहा है, तो इस प्रकार के बेबी को हम किसके अंतर्गत रखेंगे? मैक्रोसोमिया के अंतर्गत रखेंगे। किसके अंतर्गत? मैक्रोसोमिया। मैक्रोसोमिया एक कॉम्प्लिकेशंस होती है, यानी कि एक एबनॉर्मल कंडीशन है बेबी की, जो कि हमें कब देखने मिलती है? अगर मदर को डायबिटीज मेलाइटस जैसी डिसीज होती है, या फिर अगर मदर में डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन है, तो ऐसे में हमें बेबी कैसा देखने मिल सकता है? लार्ज बेबी, यानी कि मैक्रोसोमिया की कंडीशन दिखाई दे सकती है। अगर मदर कैसी है? अगर मदर में क्या देखने मिल रहा है? मदर में हमें डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन दिखाई दे रही है। अगर मदर में हमें डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन दिखाई दे रही है, तो इस प्रकार की कंडीशन क्या इंडिकेट करती है? मैक्रोसोमिया बेबी को इंडिकेट करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेड सरकमफेरेंस, यानी कि एक नॉर्मल बेबी में हेड सरकमफेरेंस कितना होता है? तो 33 से 35 सेंटीमीटर, यानी कि 33 टू 35 सेंटीमीटर नॉर्मल बेबी में हेड सरकमफेरेंस प्रेजेंट होता है। और अगर बिलो 33, अगर हमें हेड सरकमफेरेंस बिलो 33 दिखाई देता है, तो इस प्रकार की कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? मैक्रोसेफाली के नाम से जानते हैं। यानी कि एक नॉर्मल बेबी का जो हेड सरकमफेरेंस है वह कितना होता है? 33 टू 35 सेंटीमीटर एक नॉर्मल बेबी का हेड सरकमफेरेंस होता है। अगर हमें बिलो 33 हेड सरकमफेरेंस देखने मिल रहा है, तो इस प्रकार में हमें बेबी इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोसेफाली के नाम से जानते हैं, जो कि एक प्रकार की एबनॉर्मलिटी है। और अगर हमें बेबी का हेड सरकमफेरेंस मोर देन 35 देखने मिल रहा है, यानी कि मोर देन 35 हेड सरकमफेरेंस देखने मिल रहा है, तो इस प्रकार की कंडीशन कौन सी होगी? मैक्रोसेफाली। यहाँ गलत हो गया है, यहाँ मैक्रो था। यानी कि इस प्रकार में अगर हमें बेबी का हेड सरकमफेरेंस अबव 35 देखने मिल रहा है, तो इस कंडीशन को हम मैक्रोसेफाली के नाम से जानते हैं। और मैक्रोसेफाली जो होती है वह किसको इंडिकेट करेगी? हाइड्रोसेफेलस को। यानी कि मैक्रोसेफाली जो होगी हेड सरकमफेरेंस, यानी कि बेबी का हेड का लार्ज हो जाना क्या कहलाता है? मैक्रोसेफाली कहलाता है। और मैक्रोसेफाली किसको इंडिकेट करती है? हाइड्रोसेफेलस को इंडिकेट करती है। अब हम बात करेंगे कि हाइड्रोसेफेलस क्या है। हाइड्रोसेफेलस जिसमें बेबी के ब्रेन के अंदर CSF का लेवल क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। CSF यानी कि CSF का जो लेवल होगा हमें वो हमें इंक्रीज देखने मिलेगा। किसके अंतर्गत? हाइड्रोसेफेलस के अंतर्गत। और CSF यानी कि आपका सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, यानी कि जो मैक्रोसेफाली की कंडीशन होगी वह किसको इंडिकेट करेगी? हाइड्रोसेफेलस को इंडिकेट करेगी। और हाइड्रोसेफेलस की कंडीशन में हमें क्या दिखाई देगा? बेबी में हमें CSF का लेवल इंक्रीज देखने मिलेगा। यानी कि बेबी के हेड में हमें CSF का लेवल इंक्रीज देखने मिलेगा, जिसके थ्रू हमें बेबी का जो हेड होगा वह लार्ज साइज में दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? जो बेबी का हेड होगा वह कैसा दिखाई देगा? लार्ज साइज का दिखाई देगा, लार्ज साइज में दिखाई देगा। अब हम बात करते हैं हाइड्रोसेफेलस की। तो हाइड्रोसेफेलस में हम हाइड्रोसेफेलस को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस और एक नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। यानी कि जो हाइड्रोसेफेलस है, जो कि एक एबनॉर्मलिटी है, इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस और एक नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस। अब हम बात करते हैं
कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलस क्या होता है? कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलस जिसमें क्या होता है, जो CSF का जो पाथवे है वो तो नॉर्मल रहेगा, लेकिन जो पाथवे है वह नॉर्मल रहेगा, लेकिन इसमें जो CSF का लेवल है वह हमें इंक्रीज देखने मिलेगा। जो उसका क्रिएशन है, जो कि CSF का प्रोडक्शन है, वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। मतलब उसमें CSF का प्रोडक्शन हमें इंक्रीज देखने मिलेगा। किसमें? कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलस में हमें क्या देखने मिल रहा है कि जो CSF का प्रोडक्शन था वह इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसका पाथवे है वह नॉर्मल है। अब हम बात करते हैं नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलस क्या होता है। तो नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलस में क्या होगा, हमें डिक्रीज CSF सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यानी कि हमें क्या देखने मिलेगा, जो हमारा CSF का लेवल है उसमें, मतलब जो हमारा पाथवे है उसमें किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन देखने मिलेगा। क्या देखने मिलेगा? जो हमारा पाथवे है उसमें किसी भी प्रकार का हमें ऑब्स्ट्रक्शन देखने मिल सकता है। ऑब्स्ट्रक्शंस मतलब किसी भी प्रकार की कंडीशन की वजह से जो हमारा CSF का लेवल है वह पूरी तरह से हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, और एब्जॉर्ब ना हो पाने की वजह से वह फ्लूइड का लेवल हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये अलग अलग कंडीशन है। कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलस में कंडीशन क्या रहेगी, इसमें CSF का जो लेवल है वह हमें प्रोडक्शन उसका इंक्रीज देखने मिल रहा है, और जो नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलस में कंडीशन हमें क्या दिखाई दे रही है, जो फ्लूइड है उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पा रहा। क्या नहीं हो पा रहा? जो एब्जॉर्प्शन एक प्रॉपर होना चाहिए पाथवे के थ्रू, तो एब्जॉर्प्शन इसमें प्रॉपर नहीं हो पा रहा है। इज दैट क्लियर नाउ? नेक्स्ट हम बात करते हैं, और हाँ, कई बार हम ये देखते हैं कि जो CSF का लेवल है, जो कि नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफिलस में हम देखेंगे, जो कि CSF का लेवल जो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, जिसमें हमें किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन देखने मिल रहा है, तो वह किस कंडीशन के कारण दिखाई देगा, यानी कि सेरेब्रल एक्वेडक्ट ब्लॉकेज के कारण। यानी कि सेरेब्रल एक्वेडक्ट के ब्लॉकेज के कारण हमें क्या देखने मिलेगा कि जो CSF का लेवल है वह पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। इसमें हमें कई बार बल्जिंग फॉन्टेनेल की कंडीशन भी दिखाई देती है। इसमें जो होगा हाइड्रोसिफिलस में हमें क्या देखने मिलेगी, जो हाइड्रोसिफिलस में हमें कई बार बल्जिंग फॉन्टेनेल की कंडीशन भी देखने मिलेगी। बल्जिंग फॉन्टेनेल की कंडीशन देखने मिलेगी, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, हाइड्रोसिफिलस के नाम से जानेंगे। और अगर हमें डिप्रेस फॉन्टेनेल की कंडीशन दिखाई देती है, तो उस कंडीशन में हमें क्या देखने मिलेगा कि हमें बेबी में डिहाइड्रेशन की कंडीशन देखने मिलेगी। क्या देखने मिलेगी? डिहाइड्रेशन की कंडीशन देखने मिलेगी। अगर हमें क्या दिखाई दे रहा है, बल्जिंग फॉन्टेनेल की कंडीशन दिखाई दे रही है, तो इसमें हमें क्या देखने मिलेगा कि हाइड्रोसिफिलस की कंडीशन बेबी में इंक्रीज हो रही है। अगर हमें क्या देखने मिलता है कि डिप्रेस फॉन्टेनेल, यानी कि अगर हमें डिप्रेस फॉन्टेनेल देखने मिलता है, तो क्या हम वह इंडिकेट करेगा कि बेबी में डिहाइड्रेशन की कंडीशन दिखाई देगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेस्ट सर्कमफेरेंस। तो चेस्ट सर्कमफेरेंस हम देखेंगे, जो बेबी का नॉर्मल चेस्ट सर्कमफेरेंस होता है वह कितना होता है, 30 to 33 सेंटीमीटर नॉर्मल बेबी में चेस्ट सर्कमफेरेंस पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 30 to 33 सेंटीमीटर नॉर्मल बेबी में चेस्ट सर्कमफेरेंस पाया जाता है। लेकिन कई बार कंडीशन में हमें चेस्ट सर्कमफेरेंस इंक्रीज देखने मिलता है। तो ये एक प्रकार की एबनॉर्मलिटी है, जो कि विटामिन डी की कमी से, यानी कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी की कमी से हमें क्या देखने मिलता है, जो चेस्ट सर्कमफेरेंस है बेबी का वह इंक्रीज देखने मिलता है। ठीक है, और विटामिन डी की कमी से हमें रिकेट्स देखने मिलेगा, और रिकेट्स में हमें क्या देखने मिलेगा कि जो स्टर्नम है हमारा, हमें स्टर्नम में प्रॉट रीजन देखने मिल रहा है। जो स्टर्नम का जो हमारा प्रॉट रीजन, जो स्टर्नम होगा उसमें हमें उसका प्रॉट रीजन देखने
देखने मिलेगा। तो जो हमारा चेस्ट सर्कमफेरेंस रहेगा बेबी का 33 सेंटीमीटर रहेगा नॉर्मल बेबी में। और इसमें अगर हमें चेस्ट सर्कमफेरेंस इंक्रीज दिखाई दे रहा है तो यानी कि इसमें कंडीशन क्या दिखाई देगी कि बेबी में विटामिन डी की कमी से उसका चेस्ट सर्कमफेरेंस हमें इंक्रीज दिखाई दे रहा है। और विटामिन डी की कमी से हमें बेबी में रिकेट्स दिखाई देगा। और रिकेट्स के थ्रू क्या हमें बेबी देखने मिलेगा कि जो बेबी का स्टर्नम है उसमें हमें स्टर्नम का प्रोट्रूजन देखने मिलेगा। और इस कंडीशन को हम कई बार पिंजन चेस्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पिंजन चेस्ट, यानी कि लार्ज चेस्ट सर्कमफेरेंस को हम किसके नाम से भी जानते हैं? पिंजन चेस्ट के नाम से भी जानेंगे इस कंडीशन को। नेक्स्ट हम बात करते हैं आफ्टर 1 ईयर हमें क्या देखने मिलता है? हेड एंड चेस्ट सर्कमफेरेंस इक्वल एट 1 ईयर ऑफ एज, यानी कि आफ्टर 1 ईयर हमें क्या देखने मिलेगा? बेबी में हमें हेड सर्कमफेरेंस और चेस्ट सर्कमफेरेंस इक्वल दिखाई देगा। इक्वल यानी कि 45 सेंटीमीटर दिखाई देगा, चाहे वह हेड सर्कमफेरेंस हो और चाहे वह चेस्ट सर्कमफेरेंस हो। आफ्टर 1 ईयर हमें बेबी में क्या दिखाई देगा कि दोनों इक्वल दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही हमें जो अम्बलाइकल कॉर्ड की लेंथ है वो भी हमें आफ्टर 1 ईयर के कितनी दिखाई देगी? 45 सेंटीमीटर देखने मिलेगी। जो हमारी अम्बलाइकल कॉर्ड की लेंथ है वह भी हमें आफ्टर 1 ईयर कितनी देखने मिलेगी? 45 सेंटीमीटर देखने मिलेगी। और जो एनेमोकॉन की हाइट है, एनेमोकॉन की हाइट भी हमें कितनी देखने मिलेगी? 45 सेंटीमीटर देखने मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिड आर्म सर्कमफेरेंस की। तो बेबी में, एक नॉर्मल बेबी में मिड आर्म सर्कमफेरेंस कितना होता है? 11 to 12 सेंटीमीटर नॉर्मल बेबी में मिड आर्म सर्कमफेरेंस रहेगा। कितना? 11 to 12 सेंटीमीटर एक नॉर्मल बेबी में मिड आर्म सर्कमफेरेंस दिखाई देगा। और मिड आर्म सर्कमफेरेंस हम बेबी में क्यों देखते हैं? डू चेक न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ न्यूबॉर्न बेबी, यानी कि अगर हम किसी भी न्यूबॉर्न बेबी का न्यूट्रिशनल स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो हम क्या देखेंगे? बेबी में मिड आर्म सर्कमफेरेंस को चेक करेंगे। यानी कि मिड आर्म सर्कमफेरेंस के थ्रू हम बेबी में क्या करते हैं? न्यूट्रिशनल स्टेटस को हम चेक करते हैं। अब हम न्यूट्रिशनल स्टेटस को किस प्रकार से चेक कर सकते हैं? यानी कि मिड आर्म सर्कमफेरेंस को हम कैसे चेक करेंगे? साकर टेप और बैंगल टेस्ट की मदद से। किसकी मदद से? साकर टेप और बैंगल टेस्ट की मदद से हम क्या करेंगे? बेबी में मिड आर्म सर्कमफेरेंस को चेक करेंगे। तो अब हम देखेंगे बैंगल टेस्ट क्या है। तो इसमें हम क्या करते हैं? मिड आर्म सर्कमफेरेंस को चेक करने के लिए बैंगल टेस्ट में हम बेबी की एक्रोमियन प्रोसेस, यानी कि बेबी की एक्रोमियन प्रोसेस से लेकर के अपर अल्लर बोन तक हम क्या करेंगे? बेबी अपर अल्लर बोन तक हम क्या लेंगे? लेंथ लेंगे। यानी कि एक्रोमियन प्रोसेस से लेकर के अपर अल्लर बोन तक हम क्या करेंगे? लेंथ लेंगे। और इसके मिड पॉइंट पर हम क्या चेक करेंगे? साकेट टेस्ट और बैंगल टेस्ट के थ्रू बेबी का मिड आर्म सर्कमफेरेंस निकालेंगे। किसके थ्रू? साकेट टेस्ट और बैंगल टेस्ट के थ्रू हम क्या करेंगे? बेबी का मिड आर्म सर्कमफेरेंस निकाल लेंगे। नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं वाइटल स्टैटिक्स की, तो बेबी में हम देखते हैं एक नॉर्मल बेबी में वाइटल स्टैटिक्स कितना होता है? तो एक नॉर्मल बेबी में हार्ट रेट कितनी रहेगी? 120 to 160 ब्रीथ पर मिनट। लेकिन ये जो हार्ट रेट है ये आपकी रेस्टिंग की कंडीशन में है। किसकी कंडीशन में? रेस्टिंग की कंडीशन में। अगर जो हमारा बेबी है वह अगर रेस्टिंग की कंडीशन में है तो हमें बेबी में हार्ट रेट कितनी देखने मिलेगी? 120 से लेकर के 160 ब्रीथ पर मिनट हमें कितनी दिखाई देगी? हार्ट रेट देखने मिलेगी अगर बेबी किसकी कंडीशन में है? रेस्टिंग की कंडीशन में है। नेक्स्ट है बेबी क्राई कंडीशन। अगर बेबी क्राई की कंडीशन में हमें देखने मिलता है कि अगर बेबी हमें किसी कंडीशन में देखने मिल रहा है, क्राई की कंडीशन में अगर हमें बेबी देखने मिल रहा है तो इस कंडीशन में बेबी की जो पल्स रेट रहेगी वह कितनी हो जाएगी? 180 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 180 ब्रीथ पर मिनट देखने मिलेगी। नेक्स्ट हम देखते हैं स्लीपिंग की कंडीशन में।
तो अगर बेबी हमारा जो स्लीपिंग की कंडीशन में है तो उसमें हमें बेबी की पल्स रेट कितनी देखने में हार्ट रेट कितनी देखने मिलेगी, 80 to 100 बीट्स पर मिनट, यानी कि 80 to 100 बीट्स पर मिनट हमें क्या देखने मिलेगी, बेबी की हार्ट रेट देखने मिलेगी। तो हार्ट रेट हमारी जो अगर रेस्टिंग की कंडीशन में बेबी है तो कितनी देखने मिलेगी, 120 to 60 ब्रीथ पर मिनट हमें बेबी की हार्ट रेट रेस्टिंग की कंडीशन में देखने मिलेगी। अगर बेबी क्राई की कंडीशन में है तो बेबी की जो हार्ट रेट होगी वह कितनी देखने मिलेगी, हमें 180 ब्रीथ पर मिनट देखने मिलेगी। और अगर इसी कंडीशन में बेबी अगर हमें स्लीपिंग की कंडीशन में दिखाई देता है तो जो बेबी की हार्ट रेट होगी वह कितनी हो जाएगी, 80 to 100 ब्रीथ पर मिनट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि हम बेबी की हार्ट रेट को चेक कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हार्ट रेट चेक करेंगे बेबी की। तो जो बेबी की हार्ट रेट है वह हम कैसे चेक करेंगे, फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस के द्वारा। किसके द्वारा, फोर्थ इंटरकॉस्टल स्टेप्स के द्वारा बिटवीन टू रिब्स, यानी कि बेबी में हम जो हार्ट रेट चेक करते हैं वह किसके द्वारा चेक करते हैं, फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस के द्वारा चेक करते हैं, जिसे हम एपिकल पल्स के नाम से जानेंगे। यानी कि एपिकल पल्स के थ्रू हम बेबी में हार्ट रेट चेक करेंगे, यानी कि फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस एपिकल पल्स से हम बेबी की हार्ट रेट लेंगे। अगर हम बात करें एडल्ट की हार्ट रेट की, किसकी हार्ट रेट की, एडल्ट की, तो हम एडल्ट की जो हार्ट रेट होगी वह किसके थ्रू चेक करेंगे, एडल्ट में हम हार्ट रेट बेबी की एडल्ट में हम हार्ट रेट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस के द्वारा चेक करते हैं। किसके द्वारा, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस, किसके थ्रू, एपिकल पल्स के थ्रू। यानी कि जो हम बेबी में हार्ट रेट चेक कर रहे थे, यानी कि जो हम बेबी में हार्ट रेट चेक कर रहे थे वह किसके थ्रू चेक कर रहे थे, फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस के द्वारा। किसके द्वारा, फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस के द्वारा हम बेबी में हार्ट रेट चेक कर रहे थे। एपिकल पल्स के। और जो हम एडल्ट में हार्ट रेट चेक करेंगे वह किसके द्वारा चेक करेंगे, फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस के द्वारा हम बेबी में एडल्ट में हार्ट रेट चेक करेंगे। किसके थ्रू, एपिकल पल्स के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पायरेशन की। तो एक नॉर्मल बेबी में जो हमें रेस्पायरेशन देखने मिलेगा वह कितना देखने मिलेगा, 32 से 60 ब्रीथ पर मिनट हमें क्या देखने मिलेगा, एक नॉर्मल बेबी में रेस्पायरेशन देखने मिलेगा। यानी कि 32 to 60 बीट्स पर मिनट हमें एक नॉर्मल बेबी में हार्ट रेट दिखाई देगा। अगर हम एवरेज की बात करें, रेस्पायरेशन की एवरेज की बात करें तो एवरेज क्या होगा रेस्पायरेशन का, 40 ब्रीथ पर मिनट हमें देखने मिलेगा। कितना, 40 ब्रीथ पर मिनट हमें एवरेज में देखने मिलेगा। अगर हम बेबी में कंडीशन टेम्परेचर की बात करते हैं तो एक नॉर्मल बेबी में जो टेम्परेचर होगा वह कितना होगा, एक नॉर्मल बेबी का टेम्परेचर 36.5 to 37.5 नॉर्मल टेम्परेचर बेबी में देखने मिलेगा। यानी कि जो हमारी टेम्परेचर होगा एक नॉर्मल बेबी में कितना रहेगा, 36.5 to 37.5 नॉर्मल टेम्परेचर बेबी में देखने मिलेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, आफ्टर बर्थ हमें एक कॉम्प्लिकेशन देखने मिलती है। क्या देखने मिलती है, आफ्टर बर्थ हमें बेबी में एक कॉम्प्लिकेशन दिखाई देती है, जिसमें हमें बेबी में क्या देखने मिलता है, हाइपोथर्मिया देखने मिलता है। क्या देखने मिलता है, जो आफ्टर बर्थ एक नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन देखने मिलती है कॉमनली, वह कौन सी होती है, हाइपोथर्मिया,
जिसे हम साइलेंट किलर डिसीज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? न्यूबॉर्न में एक साइलेंट किलर डिसीज के नाम से जानेंगे। यानी कि जो बेबी में नॉर्मल टेम्परेचर होता है, वह बेबी नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? 36.5 टू 37.5 नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा एक नॉर्मल बेबी में। और आफ्टर बर्थ हमें जो बेबी में कॉम्प्लिकेशन देखने मिलेगी, तो उस कॉम्प्लिकेशन में हमें क्या देखने मिलेगा? बेबी का हाइपोथर्मिया देखने मिलेगा। यानी कि जो कंडीशन देखने मिल रही है वो कौन सी है? हाइपोथर्मिया, जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? साइलेंट किलर डिसीज के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें हमें क्या देखने मिलेगा? जो बेबी का टेम्परेचर है वह हमें लो देखने मिलेगा। क्या देखने मिलेगा? बेबी का जो टेम्परेचर है वह लो देखने मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम ब्लड प्रेशर की। तो एक नॉर्मल बेबी में हमें ब्लड प्रेशर कितना देखने मिलेगा? 60 टू 40 mmHg कितना देखने मिलेगा? 60 टू 40 mmHg हमें नॉर्मल ब्लड प्रेशर बेबी में देखने मिलेगा। अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। तो हम टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे जो कि आपको आगे चल के यूज होंगी इस पीडियाट्रिक्स में। तो देखते हैं कि टर्मिनोलॉजी क्या है पीडिया की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइव बर्थ क्या होता है। लाइव बर्थ यानी कि लाइव बर्थ एक ऐसी कंडीशन होती है, सेपरेट लाइव एविडेंस, यानी कि अगर बेबी क्या हो रहा है? मदर से सेपरेट हो रहा है। यानी कि मदर से सेपरेट की कंडीशन, अगर बेबी मदर से सेपरेट हो रहा है और हमें उसमें क्या देखने मिल रही है? लाइव रेस्पायरेशन और लाइव एविडेंस देखने मिल रही है। यानी कि लाइव एविडेंस दिखाई दे रहे हैं किसमें? बेबी में। यानी कि जब बेबी जन्म ले रहा है, यानी कि बर्थ के समय अगर बेबी क्या हो रहा है? मदर से सेपरेट होने के बाद, यानी कि मदर से अलग होने के बाद भी अगर हमें बेबी में लाइव एविडेंस दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि लाइव रेस्पायरेशन देखने मिल रहा है और लाइव हार्ट रेट देखने मिल रही है, तो इस प्रकार की बेबी को हम किसके नाम से जानेंगे? लाइव बर्थ के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? लाइव बर्थ के नाम से जानेंगे। यानी कि अगर बेबी मदर से क्या हो रहा है? सेपरेट हो रहा है और हमें उसमें लाइव एविडेंस प्रेजेंट देखने मिल रहे हैं, जिसमें हमें क्या देखने मिल रहा है? लाइव रेस्पायरेशन देखने मिल रहा है और लाइव हार्ट रेट देखने मिल रही है। तो इस कंडीशन में हम बेबी को लाइव बर्थ के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट बात हम करते हैं स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ क्या होता है? तो बिलो 22 abortion बिफोर मिसिंग ऑफ बेबी आफ्टर 22 weeks and weight more than 500 ग्राम बेबी डेड इन इंट्रायूटेराइन लाइफ। यानी कि आफ्टर बर्थ का मतलब है आफ्टर 22 वीक्स, यानी कि बेबी के 22 वीक्स क्रॉस हो जाने के बाद, यानी कि अगर बेबी 22 वीक्स क्रॉस कर लेता है और उसका वेट हमें कितना देखने मिल रहा है? 500 ग्राम से ज़्यादा, यानी कि मोर, या अगर हमें 500 ग्राम से बेबी का वेट क्या देखने मिल रहा है? ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और इस कंडीशन में बेबी की अगर इंट्रायूटेराइन डेथ हो जाती है, क्या हो जाती है? बेबी की इंट्रायूटेराइन डेथ हो जाती है। तो इस कंडीशन को हम किसके नाम से जानते हैं? स्टिल बर्थ के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं हम? स्टिल बर्थ के नाम से जानते हैं। यानी कि हमने क्या देखा? स्टिल बर्थ का मीन्स है जो भी वेबलिटी एज है, यानी कि जो हमारा बेबी है अगर विएबिलिटी पीरियड को क्रॉस कर जाता है, विएबिलिटी पीरियड यानी कि विएबिलिटी एज, यानी कि अगर बेबी 22 वीक्स क्रॉस कर गया है और उसका जो वेट है वो 500 ग्राम देखने मिल रहा है, और इस कंडीशन में बेबी की अगर इंट्रायूटेराइन डेड देखने मिलती है, तो इस कंडीशन को हम किसके नाम से जानेंगे? आपकी स्टिल बर्थ के नाम से जानेंगे। और इसी में सेकेंड कंडीशन, अगर हमें बेबी, सेकेंड कंडीशन क्या है हमारी? एबॉर्शन। एबॉर्शन हम किसे बोलते हैं? एबॉर्शन में क्या होता है? जब बेबी बिफोर 22 वीक्स, यानी कि बिफोर 22 वीक्स के पहले अगर बेबी मिस हो जाता है, यानी कि अगर बेबी की डेड हो जाती है और उसका वेट हमें कितना देखने मिलता है? 500 ग्राम या फिर 500 ग्राम से बिलो दिखाई देता है। कितना? बिलो 500 ग्राम दिखाई देता है। और ऐसे में बेबी की इंट्रायूटेराइन
डेड हो जाती है, डेड हो जाती है। अगर बेबी में जो वेट है उसका 500 ग्राम से बिलो दिखाई देता है और बेबी में हमें इंट्रा यूटेराइन डेड देखने मिल रही है, तो इस कंडीशन को हम एबॉर्शन के नाम से जानते हैं। और स्टिल बर्थ के नाम से हम किसको जानते हैं? जब बेबी आफ्टर 22 वीक क्रॉस कर जाता है, यानी कि जो वेएबिलिटी एज है वह बेबी क्रॉस कर जाएगा और जिसका वेट होगा वह अबव 500 ग्राम देखने मिलता है। और इस कंडीशन में हमें क्या देखने मिल रही है कि बेबी की इंट्रायूटेराइन डेथ देखने मिल रही है। तो इस कंडीशन को हम किसके नाम से जानेंगे? स्टिल बर्थ के नाम से जानेंगे। इज दैट क्लियर नाउ? तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट जो भी टॉपिक रह गए हैं या फिर जो भी टर्मिनोलॉजी रह गई वह हम नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे। तो बने रहिए आप सब हमारे साथ इसी प्रकार से और सीखते रहिए। और जो भी आप का कंफ्यूजन है या कोई भी अगर आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें हैं जो आपको समझ में नहीं आ रही तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स पर। जय हिंद, जय भारत।